Hello, my dear friends and students. My name is Muhammad Talha, and today I am here to explain the very first chapter of Science from class 10th. In this chapter, we will learn 5 types of chemical reactions. तो फिर देर किस बात की, आइए चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं हम उसको समझेंगे और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं हम उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। इन्होंने कहा कि आप डेली लाइफ में होने वाली इन सिचुएशंस को कंसिडर करिए, सोचिए। क्या सोचिए? व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में अगर हम रूम के अंदर मिल्क को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, तो क्या होता है? खाना बनाते हैं, खाना बन जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, फूड जो होता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। वी रेस्पायर, और हम सांस लेते हैं। ये सारी सिचुएशंस जो है इन्होंने सोचने के लिए कही हैं। ये सब काम हमारी डेली लाइफ में होते हैं। तो जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो हमें पता है जो मिल्क होता है वो रूम टेम्परेचर पे रखने की वजह से खराब हो जाता है। फूड को जब हम चूल्हे के ऊपर कुकर के अंदर डाल के पकाते हैं तो फूड जो है वो पक जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और खाना जब हम खाते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। वी रेस्पायर, और जब हम सांस लेते हैं तो तब भी हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है वो हम इनहेल करते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी सिचुएशंस सोचने के लिए इन्होंने बताया गया, क्योंकि इन सिचुएशंस में क्या हो रहा है? इन सब सिचुएशंस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। In all of the above situations, a chemical reaction has taken place. ऊपर हमने जितनी भी सिचुएशंस देखी उन सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा था। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ये क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। These factors helped us to determine whether a chemical reaction has taken place. ये सारी बातें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें पता करने में मदद करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस में ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। पहली चीज़ क्या देखी जा सकती है? चेंज इन स्टेट, कि किसी भी चीज़ की स्टेट में चेंज हो रहा है। वो चीज़ अगर सॉलिड है तो शायद वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, और अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड से शायद गैस बन जाए। तो चेंज इन स्टेट होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है? चेंज इन कलर, उस चीज़ का कलर चेंज हो सकता है। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैस निकल सकती है। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। ये सारी बातें केमिकल रिएक्शन में होती। When two or more substances react and form a new substance, it is called a chemical reaction and it cannot be reversed by physical method. यहाँ पर लिखा हुआ है when two or more substance, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस चीज़ें रिएक्ट मिलती हैं एंड फॉर्म और बनाती हैं सम न्यू सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक नया सब्सटेंस बना लेती हैं, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, और इस रिएक्शन को फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं करा जा सकता है। मींस कि अगर एक सब्सटेंस है ए और वो बी के साथ मिला, बी के साथ रिएक्ट करा और उसने बना दिया न्यू सब्सटेंस सी, तो अब हम किसी भी फिजिकल मेथड से सी में से बी को रिवर्स नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, ना तो बी को और ना ही ए को। फिजिकल मेथड्स होते क्या हैं? फिजिकल मेथड्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। 4 टाइप के फिजिकल मेथड्स यहाँ पर लिख रखे हैं। फिजिकल मेथड आपका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर समझने के लिए हमने लिखा है कि क्या क्या होते हैं फिजिकल मेथड्स, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन मेथड। ये एक मेथड होता है फिजिकल मेथड। ये किस लिए यूज होता है? टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी, कॉमन सॉल्ट निकालने के लिए, समुद्र के अंदर से कॉमन सॉल्ट निकालने के लिए एवेपोरेशन मेथड यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेपरेटिंग फनल, फिल्ट्रेशन, ये भी और फिजिकल मेथड्स के टाइप्स हैं, और आगे यहाँ पे इनके यूजेस लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है
सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। सेपरेटिंग फनल कहाँ पे यूज होता है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, पानी और अगर तेल मिल जाता है तो दोनों को, पानी को अलग और तेल को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल यूज होता है। फिल्ट्रेशन मेथड भी हमारा, जो छन्नी होती है उसको फिल्टर ही बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड वहां पर यूज होता है। तो ये कुछ हमारे पास फिजिकल मेथड्स हैं। केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड, ये रिएक्शन हमने अभी ऊपर भी देखा था, समझा था, ये फूड के डाइजेस्ट होने को भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन, सांस लेने को ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और बाहर एक्सहेल क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर रस्ट, जंग लगना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये सब के सब क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। और इन सबको हम केमिकल रिएक्शन इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और खाना एक बार डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर हम खाने को उसी फॉर्म में वापस नहीं निकाल सकते। मतलब कि अगर हमने आलू की सब्जी बनाई और हमने खा ली तो अब आलू हम वापस अपने पेट में से आलू नहीं निकाल सकते। ऐसे ही रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, लेकिन हम बाहर जब निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं निकलती, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जब जंग लग जाता है तो लोहे को वापस उसी फॉर्म में हम नहीं कर सकते। और एक बार दूध की दही बन जाती है, कर्ड बन जाती है, तो हम कर्ड में से मिल्क को वापस नहीं निकाल सकते। तो ये सब प्रोसेस में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है रिएक्टेंट्स और सेकंड पार्ट होता है प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है यहाँ पे पहले एग्जांपल में समझ लेते हैं। जो सब्सटेंस ए और बी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। ए और बी मिलकर इन दोनों ने एक न्यू सब्सटेंस बना लिया जिसका नाम है सी। सी को कहा जाता है प्रोडक्ट। तो यही इनकी डेफिनेशन होगी, रिएक्टेंट्स हु टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और जो सब्सटेंस बनता है, फॉर्मेशन होती है जिसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ऐसे ही जब अगर केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह अपने आंसर शीट में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और ये डायग्राम बनाकर शो कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस हमने ऊपर पढ़े उनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। और कैसे? इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स को यूज करके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो सब्सटेंस है उनके फॉर्मूले को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को यूज करके, एंड फिजिकल स्टेट, और वो किस फिजिकल स्टेट में है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस को, इन सब को यूज करके हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। जो ये वर्ड है इक्वेशन, वो क्या शो कर रहा है? वो दिखा रहा है कि रिएक्टेंट्स जो है वो चेंज हो जा रहे हैं। किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। और हमें यहाँ पे एरो भी यूज करना होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हमें एरो यूज करना होता है। एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम दे रखा है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन दे रखा है, और अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में है। ये गैस है तो ये गैसियस स्टेट में है। तो दो चीजें मिलकर जब एक न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहा जाता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। फिजिकल स्टेट्स कितने टाइप्स की होती हैं? यहाँ पे इस टेबल से समझ लेते हैं।
फर्स्ट फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है, जिसको लिखा जाता है स्मॉल एस से। लिक्विड, लिक्विड को स्मॉल एल से लिखा जाता है। थर्ड होती है गैस, गैस को स्मॉल जी से लिखा जाता है। और एक फॉर्म और आती है जिसको कहते हैं हम एक्वस। एक्वस वाटर में डिसॉल्व कोई भी सॉल्यूशन, उसको हम एक्वस कहते हैं, उसको ए क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। यहां पर एक्वस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। ये एक तरीके का सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, और वाटर सॉल्वेंट होता है, मतलब कि सॉल्वेंट मींस के ये घोलने वाला है। कोई दूसरी चीज वाटर के अंदर, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर के अंदर आकर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस कैसे करा जाता है वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। बट अभी इतना समझते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, मतलब कि जो कि अनबैलेंस्ड होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्केलेटन इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती, अनबैलेंस्ड होती हैं, उन्हें हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। Why do we need to balance chemical equation? अब क्वेश्चन आता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है, क्या नीड है? आंसर यहां पर देखते हैं हम, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये 9th क्लास में आपने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो बनाया जा सकता है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे खत्म करा जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम A और B को रिएक्ट करा के C बनाएंगे, तो जो A और B का मास होगा वो मास C के इक्वल होगा। तो मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बैलेंस होना जरूरी है। इसका मास A और B का मास जो होगा इक्वल होगा C के मास के। In other words, the number of atoms of each element, A एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और B के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम रहेंगे। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करा जाता है। नो पर्टिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड इज यूज्ड, मतलब कि कोशिश करो और सक्सेसफुल हो जाओ। सिर्फ इसी मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? राइट द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है आपको उसको लिखना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इक्वेशन आपको दे रखी है और ये हमने लिख दी। एक बात ध्यान रखेंगे, केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना 10th क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे ये स्टेट्स नहीं भी लिखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहाँ पर अब केमिकल इक्वेशन को लिख दिया है। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? पुट ब्रैकेट्स अराउंड ईच रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के बाहर और दोनों रिएक्टेंट के बाहर और प्रोडक्ट के बाहर आपको ऐसे ब्रैकेट्स लगाने हैं। और जब हमने ये ब्रैकेट्स यूज कर लिए हैं, मैग्नीशियम के बाहर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं और ऑक्सीजन के बाहर, दोनों रिएक्टेंट के बाहर और प्रोडक्ट के बाहर भी हमने जब ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, नाउ वी कांट चेंज एड एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट्स। अब हम ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, अंदर के एरिया में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। हमें जो भी चेंजेस लिखने होंगे वो हम बाहर लिखेंगे इस एरिया में। चेंजेस कैन बी मेड आउटसाइड द ब्रैकेट, वही बात लिखी है कि चेंजेस को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। एंड ओनली बाय मल्टीप्लीकेशन, मीन्स कि अगर यहाँ पे आपने नंबर्स लिखने होते हैं हमें, बेसिकली यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 जो है इससे अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपने 3 लिखा तो 3 अंदर से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन होती है बाहर वाला नंबर जो होता है।
नाउ राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमारे पास हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हमें उसको लिखना होगा। हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, टेबल की हेडिंग में यहाँ पर एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। एलिमेंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं हमने इक्वेशन में देखा। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का नाम आ गया यहाँ पर। और सेकंड हमारे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नाम आ गया यहाँ पर। अब इन दोनों एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में कितने कितने एटम्स हैं उनको देखते हैं हम। मैग्नीशियम का तो देखिए कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में उसका एक एटम है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लिखा है 2, तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में इसके 2 एटम्स हैं। और अब प्रोडक्ट में जब हम आते हैं, प्रोडक्ट में Mg और O लिखा है और इसके साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा है, यानी कि प्रोडक्ट में Mg 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है, तो मैग्नीशियम तो यहाँ पर बैलेंस्ड है। बट ऑक्सीजन को अगर हम चेक करें तो रिएक्टेंट साइड में उसके 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में जब वो ऑक्सीजन आता है तो उसका एटम सिर्फ 1 रह जाता है, तो यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है। तो इसी चीज को हमें बैलेंस करने की जरूरत है। और इसको बैलेंस करने के लिए जो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम था, हमने उसको मैच करने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स में भी 2 था, तो यहां से हमने इसको कट करके 2 लिख दिया। और जब हमने अपने टेबल में 2 करा तो हमें इक्वेशन में भी 2 शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट साइड में चेंजेस करे थे, तो अपनी इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में ही चेंजेस करेंगे। जो 2 लिखा था, 2 को हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा। और इस 2 को लिखने की वजह से ऑक्सीजन को तो 2 एटम्स मिल गए, उसी के साथ साथ मैग्नीशियम को भी 2 एटम्स मिल गए। दिस चेंज हैज अफेक्टेड मैग्नीशियम ऑल्सो। ये चेंज ने मैग्नीशियम को भी अफेक्ट करा है। प्रोडक्ट साइड पे इस चेंज ने मैग्नीशियम को भी अफेक्ट करा है। तो जब मैग्नीशियम के अंदर भी चेंजेस आए, तो अब मैग्नीशियम के पास भी जब प्रोडक्ट साइड में 1 एटम था, तो अब ये 1 नहीं रहा, अब यहां पर भी 2 हो गया है। तो हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, रिएक्टेंट साइड भी 2 एटम्स हो गए, अब प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम्स हो गए। बट इस चेंजेस को करने के लिए हमारा मैग्नीशियम का जो प्रोडक्ट साइड में एटम्स थे वो इंक्रीज हो गए, 2 हो गए, जबकि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। तो अब हमारे पास ये तो बैलेंस्ड हो गया, बट जो पहले बैलेंस था वो अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 था, हमने कट करके यहाँ पर 2 लिखा, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया था। बट यहाँ पर 2 लिखने की वजह से मैग्नीशियम में भी हमारे पास एटम्स इंक्रीज हो गए थे। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने मैग्नीशियम में रिएक्टेंट साइड का 1 को कट करके यहाँ पर भी 2 लिख दिया, और इस 2 को हमें इक्वेशन में शो करना होगा। और ये इक्वेशन हमारी अब बैलेंस हो गई है। नाउ द इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड एंड द इफेक्ट कैन बी शोन एज बिलो। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर 2 लिखा था, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स करने थे। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। इस 2 ने ऑक्सीजन को तो 2 दिया ही दिया, उसके साथ साथ मैग्नीशियम को भी 2 दे दिया था। और हमारे पास जब रिएक्टेंट साइड में हम आते हैं तो ये 2 पहले नहीं था, यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया था, बट मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया था, तो मैग्नीशियम को भी 2 एटम्स देने जरूरी थे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और इस लिखने की वजह से अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंसिंग का। वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो इस इक्वेशन को हमने लिख दिया H + O2 H2O। यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, और हमें पता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें टेबल बनाना ज़रूरी है। तो हमने टेबल बनाया। यहाँ पर हमें एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, रिएक्टेंट साइड उसमें कितने एटम हैं और प्रोडक्ट साइड उसमें कितने एटम्स हैं।
तो इस इक्वेशन के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड एक एटम है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं लिखा, तो कितने एटम्स हैं? ओनली 1 एटम। और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के पास एक एटम है और ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं। और जब हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं तो H के साथ ये 2 लिखा हुआ है, मतलब कि हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, एक एटम है। अब जैसा कि हमने सीखा था कि अपनी इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के बाहर हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, और ऐसे ही स्टेप 2 में शो हुआ है, ब्रैकेट्स को लगा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है अपने टेबल में कि कौन से एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड हैं, कौन से एलिमेंट के एटम्स अनबैलेंस्ड हैं। तो अगर हमने ऑक्सीजन के पास देखा, ऑक्सीजन में यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 एलिमेंट्स थे और प्रोडक्ट साइड में एक ही एलिमेंट था। तो अब हम इसको बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं। इस 1 को कट करके हमने लिखा 2, और जब हमने प्रोडक्ट साइड में 2 लिखा तो हमें कहाँ पर 2 लिखना होगा? हमें प्रोडक्ट साइड जाके ही 2 लिखना होगा। 2 लिखने की वजह से अब ये 2 और ये 2 तो मैच हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। बट इस 2 ने, जो हमने प्रोडक्ट साइड में 2 लिखा था, इस 2 ने ऑक्सीजन को तो 2 दिया ही दिया, साथ ही साथ हाइड्रोजन को भी 2 दे दिया। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 थे, तो ये जब 2 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो हाइड्रोजन के पास अब प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स हो गए हैं। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हो गए हैं? 4। तो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन ये अनबैलेंस हो गई है। तो अब इसको भी बैलेंस करना होगा। प्रोडक्ट साइड में जब अनबैलेंस हुआ तो हमें रिएक्टेंट साइड में एडजस्टमेंट करनी होगी। हम रिएक्टेंट साइड जाते हैं और इस 1 को कट करके अगर हम 4 लिख देते हैं तो 4 और 4 हमारा बैलेंस हो जाएगा। जब हमने अपने टेबल में 4 लिखा तो इक्वेशन में भी हमें यहाँ पर 4 लिखना होगा, और इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन बैलेंस होने के बाद कुछ ऐसे दिखती है, 4H plus O2 gives 2H2O। इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। साइंस के चैप्टर्स को हम पार्ट्स में बनाएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरह हार्ड चैप्टर्स को शॉर्ट वीडियो में इजीली समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी टीचिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।